कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि ये सब मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, ये हम सबके अंदर की एक बुनियादी जिज्ञासा है। और मजे की बात यह है कि इसी एक सवाल ने दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को दो टीमों में बांट दिया है। तो चलिए आज इसी बौद्धिक जंग की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, एक तरफ है आर्किटेक्ट वाला नजरिया। ये लोग मानते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने का सबसे मजबूत रास्ता है शुद्ध तर्क, मतलब प्योर लॉजिक। और दूसरी तरफ है क्वांटम लेंस वाला नजरिया, जो कहता है नहीं, सच तो वो है जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, जिसका सबूत हो। ये सिर्फ दो अलग अलग आइडिया नहीं है, ये तो हकीकत को समझने के दो बिल्कुल अलग चश्मे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वैचारिक गतिरोध आखिर है क्या। फिर हम सदियों पुराने डोमिनो तर्क को देखेंगे और जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स उसे कैसे चैलेंज करती है। फिर ये भी देखेंगे कि उन साइंटिफिक तर्कों का जवाब क्या है और क्यों वो अधूरे माने जाते हैं। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले कारण की प्रकृति क्या होनी चाहिए और कैसे ये पूरा मामला आखिर में एक चुनाव पर आकर खत्म होता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रेट ओरिजिन डेडलॉक। यहां असली लड़ाई इस बात की है कि सच का मतलब क्या है। ये पूरा टकराव इन दो अलग अलग तरीकों से पैदा होता है। सोचिए, फिलॉसफी पूछती है क्यों, और उसके लिए सबसे बड़ा सबूत है लॉजिक, जबकि साइंस फोकस करता है कैसे पर, और उसके लिए सच वही है जिसे नापा जा सके, टेस्ट किया जा सके। तो जब फिलॉसफी लॉजिक के दम पर किसी अनजान चीज को समझने की कोशिश करती है, तो साइंस बस इतना कहता है कि देखो, हमारे पास अभी डेटा नहीं है, और बस यहीं से सारी बहस शुरू हो जाती है। तो चलो पहले फिलॉसफी वाली साइड की दलील को समझते हैं। इसे कहते हैं द लॉजिक ऑफ द डोमिनोज, या फिर पहले कारण का तर्क। ये सदियों पुराना एक क्लासिक तरीका है यूनिवर्स की शुरुआत को समझने का। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए डोमिनोज की एक लाइन लगी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हर डोमिनो इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसे पिछले वाले ने धक्का दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन अनंत है, हमेशा से है, तो सबसे पहला धक्का किसने दिया? मतलब कोई तो होगा जिसने पहला डोमिनो गिराया होगा ना, है ना? लॉजिक यही कहता है कि एक पहला कारण, एक फर्स्ट कॉज जरूर होना चाहिए जिसे किसी और ने धक्का न दिया हो, एक अनमूव्ड मूवर जिसने ये सारी चेन रिएक्शन शुरू की। और यहीं पर एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम आती है। सोचिए, अगर कोई पहला कारण नहीं था तो मतलब कोई शुरुआत ही नहीं थी, और अगर कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो घटनाओं की ये पूरी चेन कभी चल ही नहीं सकती थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम ये जो पल अभी जी रहे हैं, ये कभी आ ही नहीं सकता था। ये लॉजिकली असंभव होना चाहिए। यही वो गहरा विरोधाभास है जिसे फर्स्ट कॉज का तर्क सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स से। अब हम बात करेंगे क्वांटम के जवाबी तर्कों की, जहां ऐसा लगता है कि क्लासिकल लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं। देखिए, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हर चीज का एक कारण होता है। बॉल तभी हिलती है जब कोई उसे धक्का दे, सिंपल है। लेकिन जब हम जूम इन करते हैं एकदम सब एटॉमिक लेवल पर, तो वहां खेल के नियम ही बदल जाते हैं। वहां पार्टिकल्स बिना किसी वजह के एक वैक्यूम से अचानक पैदा हो सकते हैं। मतलब वो आइडिया कि हर इफेक्ट के लिए एक कॉज चाहिए, यहां आकर वो टूटता हुआ सा लगता है। तो साइंस की तरफ से तीन बड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पहला तो यही है क्वांटम स्पॉन्टेनिटी, कि पार्टिकल्स बिना किसी कारण के पैदा हो सकते हैं। दूसरा है मल्टीवर्स का आइडिया, कि भाई हमारा यूनिवर्स कोई अकेला नहीं है, ऐसे अरबों खरबों हैं, तो हमारा वाला बस इत्तेफाक से बन गया। और तीसरा है ब्रूट फैक्ट का तर्क। ये कहता है कि यूनिवर्स बस है, इट जस्ट एग्जिस्ट्स, इसके लिए किसी बाहरी कारण या एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम ये नहीं पूछते कि 1 + 1 = 2 क्यों होता है, वो बस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए साइंस के तर्क। लेकिन अब जरा इन तर्कों की गहराई में उतरते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉज को मानते हैं वो इन चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं, और क्यों उनका मानना है कि ये क्वांटम तर्क असल में अधूरे हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। जब साइंस वैक्यूम या नथिंग की बात करता है, तो वो फिलॉसफी वाले नथिंग से बिल्कुल अलग है। साइंस का नथिंग असल में खाली नहीं है, वो तो एनर्जी और फिजिक्स के नियमों से भरा एक मैदान है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि जादूगर ने टोपी से खरगोश निकाला। अरे भाई, लेकिन वो टोपी और जादूगर तो पहले से वहां थे ना। तो सवाल जस का तस है, ये नियम, ये एनर्जी, ये मैदान, ये सब कहां से आया? और मजे की बात देखिए, खुद साइंस इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि एक शुरुआत थी, बीजीबी थ्योरम,
जिसे 3 बड़े-बड़े फिजिसिस्ट ने मिलकर बनाया, वो मैथ्स के जरिए ये साबित करता है कि कोई भी यूनिवर्स जो फैल रहा हो, जैसे कि हमारा, वो हमेशा से मौजूद नहीं हो सकता। उसकी एक डेफिनेट, एब्सोल्यूट शुरुआत होनी ही चाहिए। और वो जो ब्रूट फैक्ट वाला तर्क था कि यूनिवर्स बस है, उसमें भी एक लॉजिकल झूल है। इसे फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कहते हैं। सोचिए, अगर एक दीवार की हर एक ईंट को टिकने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, तो पूरी की पूरी दीवार अपने आप बिना किसी सहारे के जादू से कैसे खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती, राइट? तो फिर अगर यूनिवर्स का हर हिस्सा, हर तारा, हर ग्रह किसी कारण पर निर्भर है, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक साथ आत्मनिर्भर कैसे हो गया? तो जब हम क्वांटम तर्कों की कमियों को देख लेते हैं, तो सवाल उठता है कि फिर ये पहला कारण कैसा होना चाहिए? चलिए, अब सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके इसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यूनिवर्स का कारण कोई ऑटोमेटिक, बिना दिमाग वाला नियम होता, जैसे ग्रेविटी, जो हमेशा से है, तो उसका असर यानी यूनिवर्स भी हमेशा से होना चाहिए था, है ना? जैसे अगर लाइट का स्विच हमेशा से ऑन है, तो लाइट भी हमेशा से जली होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, साइंस कहता है कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी, एक बिग बैंग। मतलब लाइट एक खास पल में जलाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने स्विच को ऑफ से ऑन करने का फैसला लिया। और ये फैसला लेने की ताकत, ये चुनाव करने की इच्छा, ये तो सिर्फ एक सचेत मन यानी एक कॉन्शियस माइंड में ही हो सकती है। तो इस लॉजिक से पहले कारण के कुछ गुण निकल कर आते हैं। पहला, उसे स्वतंत्र होना होगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो किसी और चीज पर निर्भर नहीं हो सकता। दूसरा, उसे अभौतिक यानी इममटीरियल होना होगा, क्योंकि उसने ही तो मैटर बनाया है। तीसरा, उसे शाश्वत, इटर्नल होना होगा, बिना किसी शुरुआत के, तभी तो वो पहला कहलाएगा। चौथा, उससे अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल होना होगा, क्योंकि बदलाव तो समय के अंदर होता है। और पांचवा, उससे एक, सिंगुलर होना होगा, क्योंकि अगर वो हिस्सों से बना होता तो सवाल उठता कि उन हिस्सों को किसने बनाया। तो इन सारे लॉजिकल पॉइंट्स को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसी सत्ता की जो समय से परे है, स्पेस से परे है, बेहद शक्तिशाली है, इंटेलिजेंट है और जिसके पास फैसला लेने की इच्छा शक्ति है। ये लॉजिक के हिसाब से पहले कारण का प्रोफाइल है। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी जगह जहां लॉजिक हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है और हमें एक चुनाव करना पड़ता है। देखिए, आखिर में दोनों ही पक्ष, चाहे वो साइंस हो या फिलॉसफी, एक ही पॉइंट पर आकर रुकते हैं। दोनों को ही किसी ऐसी चीज को मानना पड़ता है जिसका कोई कारण नहीं है, जो हमेशा से थी। सवाल बस ये रह जाता है कि वो अनादि, अकारण चीज क्या है? एक शाश्वत सचेत मन या फिर फिजिक्स के शाश्वत बिना दिमाग वाले नियम? दोनों ही मामलों में एक विश्वास तो रखना ही पड़ता है। तो सब कुछ जानने के बाद हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो बस ब्लाइंड मैथ का नतीजा है, या फिर हम एक ऐसे यूनिवर्स में हैं जिसे एक माइंड ने लिखा है? आखिर में ये सिर्फ लॉजिक की लड़ाई नहीं है, ये इस बात का चुनाव है कि हम हकीकत को किस नज़र से देखते हैं, और ये चुनाव हम सबको खुद करना है।